बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। होपफुली आप सब लोग जो है ठीक ठाक होंगे और बड़े अच्छे तरीके से जो है लेक्चर सीरीज़ को आप इंजॉय कर रहे हैं और इसके साथ साथ आप इससे बेनिफिट भी गेन कर रहे हैं और अपने नॉलेज को इन्हांस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने जो है लास्ट टाइम जो सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था उसका हमने जो लॉजिक्स वाला एक सेगमेंट है वो कंप्लीट कर लिया। हमने इसका सेट्स वाला सेगमेंट भी कंप्लीट कर लिया। सेकंड सेगमेंट इसका हमने जो है वो लॉजिक्स से रेलिवेंट था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट आज हमने इसका मूव करना है फंक्शन की तरफ, ठीक है ना। फंक्शन से रेलिवेंट हमारे पास टॉपिक है, तो उसमें फंक्शन से रेलिवेंट ये बात हम यहाँ पर करना चाहेंगे कि आप लोगों ने ऑलरेडी एलिमेंट्री लेवल पे पढ़ा हुआ है बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में, ठीक है जी। और बाइनरी ऑपरेशन तो कह रहा हूँ, बाइनरी रिलेशंस के बारे में। बाइनरी ऑपरेशन तो सभी लोगों ने पढ़े हुए हैं। बाइनरी ऑपरेशन तो जस्ट यही होते हैं ना, प्लस माइनस, ठीक है, और एडिशन और प्लस माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन होगी, डिवीजन होगी। जो बाइनरी ऑपरेशन बेसिकली कहते हैं उन ऑपरेशंस को जो दो नंबर्स पर अप्लाई होते हैं। बाइनरी स्टैंड फॉर टू, यानी कि टू नंबर्स पे जो ऑपरेशन अप्लाई होते हैं वो बाइनरी ऑपरेशन हैं। तो जो एडिशन पे, सब्ट्रैक्शन पे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये चारों बेसिक ऑपरेशन हैं जिनके लिए हमें क्या चाहिए, मिनिमम टू नंबर्स चाहिए। तो इनके लिए बाइनरी ऑपरेशन यूज़ होते हैं। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे बाइनरी रिलेशन की। बाइनरी रिलेशन जो है ये हमारे पास डिड्यूस होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट से। आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में एलिमेंट्री लेवल में पढ़ा हुआ है। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली क्या है कि अगर हमारे पास ये सेट ए है जिसमें एलिमेंट हैं ए, बी और सी, और सेट बी है, इसके एलिमेंट है 1, 2, ओके। इसमें हमने दो एलिमेंट कंसिडर कर लिए। हम स्मॉलेस्ट एग्जांपल जो है वो कंसिडर करते हैं ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग में इजी हो जाए, ठीक है ना, ताकि हम इसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो उसके लिए हमने यहाँ पर ये कर लिया कि सेट ए में एलिमेंट है ए बी सी और बी में एलिमेंट है 1 और 2। तो आपके पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसमें आपके पास ए और बी का प्रोडक्ट आपने करना है और उसमें एलिमेंट आते हैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, ठीक है ना, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। तो ए क्रॉस बी हमारे पास किसके इक्वल होगा, ये जो ए क्रॉस बी है इसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है जी। अब ए क्रॉस बी हमारे पास इक्वल है, हमने सेट ए की हर एक एलिमेंट का सेट बी के हर एक एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर यहाँ पर जनरेट करना है। तो आ जाएगा a, 1 एंड a, 2, ठीक है जी। फिर आपने b को लेके इन दोनों के साथ ऑर्डर पेयर जनरेट करने हैं, b1 एंड b2। फिर आपने c के साथ यहाँ पर जो है ऑर्डर पेयर जनरेट करने हैं, c1 एंड c2, ठीक है जी। तो ये मैंने यहाँ पर जो है एक कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है यहाँ पर आपके सामने डिफाइन किया है सेट ए और सेट बी के ऊपर, जिसमें हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट ऑर्डर पेयर वाले हैं, ठीक है ना। अगर सेट ए पहले है तो लिहाजा हर ऑर्डर पेयर में आपको सेट ए का एलिमेंट पहले नजर आ रहा है। अगर हम यहाँ पर बी क्रॉस ए फाइंड करेंगे तो बी क्रॉस ए में क्या हो जाएगा कि ऑर्डर पेयर में पहले जो एलिमेंट होगा वो सेट बी का हो जाएगा और सेकेंड एलिमेंट सेट ए का हो जाएगा। एनीवेज हमारा यहाँ पर ताल्लुक है बाइनरी रिलेशन से। बाइनरी रिलेशन हम किसे कह रहे हैं, तो बाइनरी रिलेशन बेटा जी सेट ए क्रॉस बी के जितने भी पॉसिबल सबसेट है ना, ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी आर कॉल्ड बाइनरी रिलेशंस। ठीक है जी। तो बाइनरी रिलेशन हमारे पास क्या है कि सेट ए और बी के जितने भी पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं वो सारे के सारे हमारे पास क्या है, बाइनरी रिलेशन है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक R1 लिखता हूँ, R1 को मैं बाइनरी रिलेशन R1 से डिनोट कर रहा हूँ। अच्छा, इसके कितने पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 2n। 2n डिनोट करता है किसी भी एलिमेंट के सबसेट की स्ट्रेंथ को। तो जित n में आता है सेट के एलिमेंट्स, तो इस सेट में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आपके पास आ जाएगा 2⁻6। तो 2⁻6 आपके पास कितना होता है जी, ऑलमोस्ट 64। तो 64 आपके पास इसके सबसेट जनरेट हो सकते हैं। इट मीन्स कि इसके 64 आपके पास बाइनरी रिलेशन जनरेट हो सकते हैं।
तो हम यहाँ पर उनमें से मैं आपके सामने एक दो बाइनरी रिलेशन लिख के तो एग्जांपल्स के ज़रिए इसे हम इलिस्ट्रेट करते हैं, लेबल करते हैं जी। तो फॉर एग्जांपल पहला मैंने बाइनरी रिलेशन लिख दिया जी A1, फिर लिख दिया A2 और फिर लिख दिया जी B1 और मैंने लिख दिया यहाँ पर C2। लाजमी नहीं कि आप 4 ऑर्डर पेयर वाले ही बाइनरी रिलेशन कंसीडर करें, 2 ऑर्डर पेयर वाले भी आप कंसीडर कर सकते हैं, 3 ऑर्डर पेयर वाले भी कंसीडर कर सकते हैं, 4 वाले भी कर सकते हैं। यानी कि मैक्सिमम जितनी A क्रॉस B के एलिमेंट हैं सारे के सारे भी आप इसमें जो है वो पिक कर सकते हैं, क्योंकि हर सेट अपना सबसेट होता है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर R2 लिखूं, एक और बाइनरी रिलेशन लिख लेते हैं, आप कोई से भी इसमें ऑर्डर पेयर एंटर कर दें। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिया जी A1 B2 और C2। तो ये हमारे पास आ गया जी R2 रिलेशन। अब R1 रिलेशन और R2 रिलेशन ये मैंने आपके सामने जो है 2 सबसेट लिख दिए सेट A क्रॉस B के। अब नेक्स्ट जो मैं यहाँ पर आपको बात समझाने के लिए जा रहा हूँ वो है हमारे पास डोमेन और रेंज कि सेट की यहाँ पर डोमेन और रेंज क्या है। तो यहाँ पर सिंपल कॉन्सेप्ट है डोमेन रेंज का, वो ये है कि किसी भी सेट में बाइनरी रिलेशन में R1 की डोमेन वो होगी जो ऑर्डर पेयर के पहले पहले एलिमेंट्स हैं। जो पहले वाले एलिमेंट्स हैं ना, ये हमारे पास A, B और C जिन पे मैंने टिक किया है, ये क्या है, ये डोमेन ऑफ दी R1 है। तो मैं अगर यहाँ पर डिफाइन करूँ कि डोमेन ऑफ R1 हमारे पास क्या बन जाएगी, A, B और C। तो जो एलिमेंट रिपीट हो रहा है उसे हम एक दफ़ा लिखेंगे, उसे दोबारा नहीं लिखेंगे। A, B और C ये सारे का सारा हमारे पास जो है डोमेन है R1 का, ठीक है ना, R1 की डोमेन होगी। और इसी तरह से अगर मैं रेंज की बात करूं, रेंज कहते हैं ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट्स को, ठीक है ना। रेंज क्या है R1 की, जो ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट्स हैं वो क्या है 1 2 1 2। तो आपने हर एलिमेंट को एक दफ़ा ही लिखना है। तो रेंज हमारे पास क्या बन जाएगी 1 और 2। ये हमारे पास जो है रेंज आ गई R1 की, ठीक है जी। इसी तरह से अगर मैं R2 की डोमेन और रेंज की बात करूं तो डोमेन ऑफ R2 की डोमेन हमारे पास क्या बन जाएगी, R2 की डोमेन में भी A, B और C तीनों इंक्लूड हैं। A भी है, B भी और C भी है। और रेंज की अगर बात की जाए तो रेंज ऑफ R2 इसमें भी हमारे पास 1 और 2 दोनों इंक्लूड हैं। तो 1 और 2 दोनों यहां पर आ जाएंगे। तो ये हमारे पास जो है इसकी रेंज होगी, ठीक है जी। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है बाइनरी रिलेशन का, कार्टेशियन प्रोडक्ट का और उनकी बाइनरी रिलेशन की डोमेन और रेंज का। अब हमने इसी कॉन्सेप्ट को फर्दर एक्सटेंड करना है फंक्शन की डेफिनेशन के लिए। अब हमने इसी कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करते हुए फंक्शन को डिफाइन करना है कि व्हाट इज अ फंक्शन इन मैथमेटिक्स, ठीक है ना। तो मैथमेटिक्स में फंक्शन को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे आप लोगों ने फंक्शन की डेफिनेशन के बारे में मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ है। वैसे तो ऑलमोस्ट यहाँ पर हमने वही डेफिनेशन मैट्रिक वाली यूज करनी है। फंक्शन हम कहते हैं, फंक्शन की डेफिनेशन है हमारे पास ए बाइनरी रिलेशन R from set A to B। कोई बाइनरी रिलेशन है हमारे पास R जो कि सेट A से सेट B पे है। सेट A से सेट B का मतलब ये है कि ये जो बाइनरी रिलेशन है ये A क्रॉस B का है। अगर B से A पे होता तो फिर बाइनरी रिलेशन किसका होता, B क्रॉस A का। तो अब बाइनरी रिलेशन R from A to B is said to be a function, is said to be a function if it satisfies following conditions।
ठीक है जी। बाइनरी रिलेशन आर जो है, जो कि सेट ए से सेट बी की तरफ होगा, उसको हम फंक्शन कहेंगे अगर वो ये फॉलोइंग कंडीशन है, दो कंडीशन है, दो कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करेगा तो फिर हम कहेंगे कि जो बाइनरी रिलेशन है वो एक फंक्शन है। अब वो दो कंडीशन कौन कौन सी हैं? पहली कंडीशन है हमारे पास कि जो डोमेन है, डोमेन ऑफ आर, ये आपके पास सेट ए के इक्वल हो, कि जो आर बाइनरी रिलेशन है इसकी डोमेन किसके इक्वल हो? सेट ए के इक्वल, पूरे सेट ए के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है जी। और जो इसकी रेंज है, दूसरी बात यह है कि डोमेन का हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए। ठीक है ना। देयर एग्जिस्ट, ये सिंबल हमने कल हम क्वांटिफाइड की डेफिनेशन पढ़ रहे थे प्रीवियस लेक्चर में, उसमें हमने क्वांटिफाइड में पढ़ा था एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफाइड। तो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफाइड ये होता है देयर एग्जिस्ट, ये मैं यहां पर सिंबल यूज कर रहा हूं। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इमेज, there exists a unique image y belong to b for all x belongs to a। ठीक है जी। यानी कि हम यहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि जितने भी b के एलिमेंट, यानी कि हमारे पास सेट a के जितने भी एलिमेंट हैं, सेट a डोमेन क्या है? सेट a है, डोमेन सेट ए है। तो सेट ए के हर एलिमेंट के लिए हमारे पास एक यूनिक इमेज होना चाहिए। सेट ए का कोई सा भी एलिमेंट ऐसा ना हो जिसके एक से ज्यादा आंसर हो, यानी कि हर एक एलिमेंट का एक आंसर आना चाहिए, हर एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो। ऐसा ना हो कि एक एलिमेंट दो एलिमेंट के साथ इंगेज हो रहा हो, तो फिर हम कहेंगे वो फंक्शन नहीं है। अगर एक एलिमेंट दो के साथ इंगेज हो रहा होगा देन वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है ना। तो हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए। तो देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इमेज y बिलोंग टू b फॉर ऑल x बिलोंग टू a। ठीक है जी। तमाम सेट ए के एलिमेंट x के लिए हमारे पास सेट b में एक यूनिक इमेज होना चाहिए। ओके। अब इसको हम एग्जांपल से इलस्ट्रेट करते हैं। एग्जांपल फॉर एग्जांपल हमारे पास है, जैसे अभी मैंने यहां पर आपके सामने सेट ए और b लिखे थे। सेट ए था हमारे पास a और b और c, और b सेट था हमारे पास 1 और 2। इस तरह एलिमेंट मैंने भी एक बाइनरी रिलेशन लिखा था, R1 इज इक्वल टू, जिसमें था a और 1, फिर मैंने a के साथ 2 भी इंगेज कर दिया, फिर मैंने b के साथ 1 और c के साथ जो है यहां पर हमने 2 लिख लिया। c के साथ जो है हमने यहां पर 2 लिख लिया। तो अब यहां पर चेक करते हैं, बल्कि चलें अभी ये ऐसा करते हैं कि हम इस एग्जांपल में ये c वाले एलिमेंट को खत्म ही कर देते हैं। ये जो है ये सेट a क्रॉस b जो आएगा उसका ये क्या है? उसका ये सबसेट है, उसका सबसेट जो है बाइनरी रिलेशन है। अब चेक करते हैं कि क्या ये जो बाइनरी रिलेशन मैंने लिखा है, क्या ये आया कि वो एक फंक्शन है या नहीं है? तो फंक्शन की कंडीशन को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा? तो आप मुझे यहां पर बताएं, इस रिलेशन को अगर मैं फिगर की फॉर्म में आपके सामने लिखूं तो मैं इसे इस तरह से लिख देता हूं कि ये मेरे पास क्या है? सेट ए है, और ये मेरे पास है सेट बी। सेट ए से सेट बी की तरफ ये हमने आर एक रिलेशन डिफाइन किया। अब हमने ये बताना है कि आर जो है क्या ये फंक्शन है या नहीं। सेट ए के एलिमेंट कौन कौन से हैं? सेट ए के एलिमेंट हैं ए, बी और सी। और सेट बी के एलिमेंट कौन कौन से हैं? सेट बी के एलिमेंट है 1 और 2। ठीक है ना। सेट बी में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 ही पड़े हैं। सेट बी में हमारे पास 1 और 2 मौजूद है। अब यहां पर देखें ए का इमेज क्या है? 1 है। एक यानी कि ये डोमेन है और ये रेंज है, ए का इमेज 1 है, तो इट मींस ए 1 पे मैप कर रहा है। फिर दूसरी बात ये है कि ए का इमेज 2 है, यानी कि ए जो है ये आपके पास 2 पे ही मैप कर रहा है। और तीसरी बात ये है कि बी का इमेज 1 है, बी का इमेज 1 है। तो अब आप मुझे बताएं कि ये आपके पास जो रिलेशन हमने डिफाइन किया, क्या ये फंक्शन है या नहीं है? तो क्लियरली स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये जो रिलेशन है इस पे पहली वाली कंडीशन तो फुलफिल नहीं हो रही। पहली कंडीशन क्या थी कि डोमेन ऑफ आर शुड बी इक्वल टू सेट ए। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि डोमेन ऑफ आर में हमारे पास सिर्फ ए और बी इंगेज हो रहे हैं, सी तो किसी के साथ इंगेज ही नहीं हो रहा, सी का तो इमेज यहां पर है ही नहीं। तो पहली कंडीशन फेल होगी, पहली कंडीशन फेल होगी कि डोमेन जो है वो सेट ए के इक्वल नहीं है। ठीक है जी। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, क्या दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही? दूसरी कंडीशन क्या थी कि देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इमेज
देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इमेज y बिलोंग टू b फॉर ऑल x बिलोंग टू a, कि सेट a के तमाम एलिमेंट के लिए सेट b में एक यूनिक इमेज होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखें सेट a में जो एलिमेंट यहाँ पड़ा हुआ है a, इसका इमेज कितने हैं, a यहाँ पर देखें 1 पे ही मैप हो रहा है, a 2 पे ही मैप हो रहा है, तो इसका मतलब इस पर दूसरी कंडीशन भी फुलफिल नहीं हो रही, क्योंकि a के आंसर एक से ज्यादा हैं, a का आंसर 1 भी है, a का आंसर 2 भी है। तो अगर एक यूनिक इमेज होगा तो फिर हर एलिमेंट का अगर यूनिक इमेज होगा तो फिर हमारे पास जो है सेकंड कंडीशन फुलफिल होगी। तो इस एग्जांपल से हमें ये पता चल रहा है कि ना तो कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो रही है और ना ही कंडीशन 2 सेटिस्फाई हो रही है। चलें, इसका मतलब कि ये फंक्शन नहीं है, ठीक है जी, ये हमारे पास फंक्शन नहीं है, दोनों कंडीशन फेल्ड है इसमें। मैं यहाँ पर R2 एक रिलेशन लिखता हूं R2 रिलेशन है कि A मैप कर रहा है 1 पे, B मैप कर रहा है 2 पे और C मैप कर रहा है 1 पे और C मैप कर रहा है 2 पे। ये मैंने R2 एक बाइनरी रिलेशन लिखा। अब ज़रा इसके लिए मैं अलग से डायग्राम बना के आपको बताता हूँ कि ये जो है मेरे पास सेट A है, इसमें एलिमेंट मौजूद हैं A, B और C, और ये मेरे पास जो है सेट B है, इसमें एलिमेंट हैं 1 और 2, जस्ट इसमें एलिमेंट है 1 और 2। तो R2 जो बाइनरी रिलेशन है हमने चेक करना है कि क्या ये फंक्शन है या नहीं। तो अब आप यहां से देखें A किस पे मैप हो रहा है, A1 पे मैप हो रहा है तो ये आ जाएगा A1 पे मैप कर देगा, ठीक है जी। फिर B किस पे मैप हो रहा है, B2 पे मैप हो रहा है तो ये हमने B को 2 पे मैप कर दिया। फिर C किस पे मैप हो रहा है, C1 पे ही मैप हो रहा है और C2 पे ही मैप हो रहा है, ठीक है जी। अब मुझे आप बताएं कि क्या ये रिलेशन जो है R2 क्या ये फंक्शन है या नहीं। तो R2 में आप इजीली देख सकते हैं कि सबसे पहली कंडीशन हमारे पास क्या है कि डोमेन ऑफ R शुड बी इक्वल टू सेट A। तो आपको डोमेन ऑफ R सेट A के इक्वल नजर आ रही है, क्योंकि सेट A के तमाम एलिमेंट डोमेन में शामिल है, हर एक एलिमेंट के वहां पर आपको इमेजेस नजर आ रहे हैं। लेकिन हम दूसरी कंडीशन देखते हैं, यानी कि इसके लिए पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई, टिक लगा दिया मैंने इस पे। अब सेकंड कंडीशन देखें कि देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इमेज y बिलोंग टू b फॉर ऑल x बिलोंग टू a, कि सेट A के हर एक एलिमेंट के लिए क्या होना चाहिए, एक यूनिक इमेज होना चाहिए। तो a का इमेज क्या है 1, b का इमेज क्या है 2, c का इमेज क्या है 1 और c का इमेज 2 भी है। c का इमेज 1 भी आ रहा है, c का इमेज 2 भी आ रहा है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, c का एक इमेज होना चाहिए, या 1 या 2। तो इट मीन्स कि इस c की वजह से सिर्फ आपके पास सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, सेकंड कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हुई, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास फंक्शन नहीं है, लिहाजा ये भी हमारे पास फंक्शन नहीं है, ठीक है जी। नेक्स्ट हम एग्जांपल मैं यहां पर लिखता हूं R3 एक बाइनरी रिलेशन। R3 में लिखता हूं जी कि A मैप कर रहा है 1 पे, B मैप कर रहा है 2 पे और C भी मैप कर रहा है 2 पे। ये मैंने एक बाइनरी रिलेशन लिखा जी R3। अब आप जरा इसको चेक करें कि ये हमारे पास सेट A है जिसमें एलिमेंट है A, B और C, और ये हमारे पास सेट B है जिसमें एलिमेंट क्या है 1 और 2, और इस पे हमने रिलेशन R3 को चेक करना है क्या ये फंक्शन है या नहीं। तो आप मुझे बताएं जी A का इमेज क्या है 1 है, तो A का इमेज A को हमने 1 पे मैप कर दिया। फिर B का इमेज क्या है 2, तो B को हमने 2 पे मैप कर दिया। और C का इमेज क्या है, C का इमेज भी 2 है, लिहाजा हमने C को भी 2 पे मैप कर दिया। तो अब आप इसके ऊपर चेक करें क्या दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है नहीं हो रही। तो पहली कंडीशन क्या थी कि डोमेन ऑफ R शुड बी इक्वल टू सेट A, तो डोमेन ऑफ R तीनों एलिमेंट एंगेज हो गए, तो ये क्या है फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है, फर्स्ट कंडीशन इस पे सेटिस्फाई हो रही है कि डोमेन ऑफ R जो सेट A के इक्वल है। दूसरी कंडीशन क्या है कि सेट A के हर एलिमेंट के लिए एक यूनिक इमेज होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि A का इमेज 1 है, एक ही आंसर है A का इससे ज्यादा आंसर नहीं है। B का इमेज 2 है, B के भी सिर्फ 2 ही इमेज है और इसके अलावा कोई भी आंसर नहीं है। और C का भी इमेज 2 है, C का भी सिर्फ एक ही आंसर है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स आपके माइंड में यहाँ पर ये कंफ्यूजन क्रिएट हो रही होगी कि हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज का मतलब ये है कि हर एक एलिमेंट यहाँ पर एक एलिमेंट के साथ एंगेज हो। तो अब यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए, लेकिन दो डिफरेंट एलिमेंट के सेम इमेजेस हो सकते हैं। एक एलिमेंट के दो डिफरेंट इमेजेस नहीं हो सकते, ठीक है ना, बट दो डिफरेंट एलिमेंट का सेम इमेज हो सकता है, ठीक है जी।
तो लिहाजा हम यहाँ पर ये बात को प्रॉपर, मैं अभी आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको ये बात क्लियर हो जाएगी मेरी बात कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि एक एलिमेंट के दो इमेजेस नहीं हो सकते, लेकिन दो डिफरेंट एलिमेंट के का सेम इमेज है वो हो सकता है। अब वो क्या है हमारे पास, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ। लिहाजा अच्छा, बहरहाल ये हमारे पास जो है ना ये फंक्शन है, ये फंक्शन की दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मैं आपको एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि एक एलिमेंट के दो इमेजेस हो सकते हैं, और सॉरी दो एलिमेंट का सेम इमेज हो सकता है, लेकिन एक एलिमेंट के दो डिफरेंट इमेजेस नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर फंक्शन जनरेट करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं स्टूडेंट नेम और उनके एज। स्टूडेंट और उनकी एज के दरमियान जो है हम यहाँ पर एक फंक्शन जनरेट करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट की एज के दरमियान जो फंक्शन हमने अब जनरेट करना है, उसमें मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट नेम ऑफ स्टूडेंट्स हैं। लेट्स सपोज के A, B, C, D, E और F, ये मेरे पास यहाँ पर स्टूडेंट्स के नेम है लेट्स सपोज। अब यहाँ पर इनकी एजेस मैं ये लिख लेता हूँ कि A की एज है 7, 9, 8, 5, 3 की बजाय आप 6 कर लें, चलें 8, 5, 6 और भी लिख लेते हैं, चलें आप इसमें 10 भी कर दें, चलें जी। अब यहां पर ये हमने फंक्शन डिफाइन करने जा रहे हैं स्टूडेंट के नेम से उनकी एज पे। तो स्टूडेंट फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें कि A की एज जो है वो 7 है, ठीक है जी। B की एज जो है वो 9 है, C की एज 8 है। अब अगर मैं ये कहूँ कि C की एज 8 भी और C की एज 5 भी है, तो क्या ये बात समझ में आती है? एक बंदे की एज, एक स्टूडेंट की एज एक वक्त में या तो 8 ईयर होगी या 5 ईयर होगी। ऐसा तो नहीं हम कह सकते कि उसकी एज 8 ईयर भी और 5 ईयर भी हो। इट मीन्स कि एक एलिमेंट के दो इमेजेस नहीं हो सकते, ठीक है ना, कि एक एलिमेंट है, एक स्टूडेंट है और उसकी एक टाइम में दो एजेस नहीं हो सकती। यहां तो एज उसकी 8 होगी या 5 होगी। लेकिन मैं यहां पर यह जरूर कह सकता हूं कि C की एज 8 है और D की भी एज है वो 8 है। ये तो हम कह सकते हैं ना कि फॉर एग्जांपल C भी 8 ईयर ओल्ड है और D जो है वो भी 8 ईयर ओल्ड है, यानी कि दो क्लास में स्टूडेंट जो है वो एज फेलो हैं। एज फेलो तो हो सकते हैं ना, एज फेलो में होना कोई, यानी कि उसमें तो किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो तो एक रियलिटी है, क्योंकि एक सेम एज में आपके पास डिफरेंट पीपल अकर कर सकते हैं, डिफरेंट लोग जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक ही बंदा डिफरेंट एजेस में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पर दो एलिमेंट के सेम इमेज हो सकते हैं, लेकिन एक एलिमेंट के दो इमेजेस नहीं हो सकते, ठीक है जी। तो ये मैंने E को मैप कर दिया फॉर एग्जांपल 6 पे, F को मैंने मैप कर दिया यहाँ पर 10 पे। अब आप जरा चेक करें कि क्या ये जो मैंने यहाँ पर रिलेशन डिफाइन किया है कि क्या ये फंक्शन है या नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट नेम वाला सेट है पूरे का पूरा, उसमें हर एक एलिमेंट का इमेज आपको यहाँ पर राइट साइड पे नजर आ रहा है। हर एक एलिमेंट जो है फंक्शन की डोमेन में शामिल है। तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो फंक्शन की डोमेन है वो स्टूडेंट नेम वाला सेट कंप्लीट है, ठीक है जी। लेकिन जो उनकी एजेस हैं, अगर हम एजेस के हवाले से देखें तो आपके पास यहाँ पर हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज है, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं जिसका एक से ज्यादा इमेजेस हों, लिहाजा ये फंक्शन है, ठीक है जी। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, ये फंक्शन हो गया। तो ये जो दो हमने एग्जांपल्स जनरेट की हैं ये हमारे पास फंक्शन है। इसके अलावा जो बाकी की एग्जांपल हमने यहाँ पर डिस्कस की थी के भी और एक से पहले भी, वो फंक्शन नहीं है, यानी कि R1 भी फंक्शन नहीं है, R2 भी फंक्शन नहीं है। होप सो कि आपको जो है फंक्शन का कंसेप्ट क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हम जो है इसकी आगे टाइप्स को डिस्कस करते हैं। इसकी टाइप्स में हमारे पास क्या है सबसे पहले हमारे पास इसकी टाइप्स में है जी इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन कहते हैं ऐसे फंक्शन को कि जिसमें अब हमने रेंज के एतबार से जो है फंक्शन को कैटेगराइज किया कि रेंज जो है फंक्शन की, उस लिहाज से फंक्शन की हमारे पास क्या क्या टाइप्स बन सकती हैं। सबसे पहली टाइप है इनटू फंक्शन की। तो इनटू फंक्शन में स्टूडेंट्स अगर हमारे पास रेंज जो है
अगर वो सेकंड सेट सेट बी का सबसेट हो जाए, अगर रेंज सेट बी का सबसेट हो तो फिर हम कहते हैं कि वो जो फंक्शन है वो क्या है, इनटू फंक्शन है। यानी कि रेंज आपके पास क्या हो जाए, सबसेट ऑफ बी, रेंज आपके पास क्या बन जाए, बी सेट का सबसेट। फॉर एग्जांपल यहां पर आप देखें जी, इसमें इस वाले एग्जांपल में आप देखें, यहां पर ये 5 एक ऐसा एलिमेंट मौजूद है जो कि स्पेयर एक्स्ट्रा है, ये किसी का भी इमेज नहीं है। तो एक एलिमेंट भी हमें अगर एक्स्ट्रा ऐसा मिल जाए जो किसी का भी इमेज ना हो, तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो रेंज है, इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज है ये 7 है, 9 है, 8 है, 6 है और 10 है, ये इसकी रेंज है। 5 इसकी रेंज में शामिल नहीं है, 5 एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है। तो अगर रेंज सेट बी का सबसेट हो जाए तो फिर हम ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं कि ये इनटू फंक्शन है, ठीक है ना। यानी कि अगर रेंज में, अगर सेट बी के कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो रेंज में इंक्लूड नहीं है, तो फिर रेंज जो है सेट बी का सबसेट हो जाएगा, तो फिर हम उसे इनटू फंक्शन कहेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। इसको हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। सर्जेक्टिव फंक्शन क्या है या ऑन टू फंक्शन क्या है, ऑन टू का मतलब ये है कि आपके पास जो रेंज है और सेट बी है दोनों इक्वल हो जाए, यानी कि हमारे पास जो सेट की रेंज है वो सेट बी के इक्वल हो जाए, तो उसे हम कहते हैं कि वो ऑन टू फंक्शन है। यानी कि रेंज शुड बी इक्वल टू, रेंज ऑफ आर शुड बी इक्वल टू सेट बी। अगर रेंज और सेट बी जो जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो फिर हम कहेंगे कि ये ऑन टू फंक्शन है। तो आप यहाँ पर इस एग्जांपल में देख सकते हैं R3 में कि रेंज जो सेट बी का कोई भी एलिमेंट स्पेयर नहीं पड़ा हुआ, दो ही एलिमेंट और दोनों ही रेंज में इंगेज हुए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी एलिमेंट स्पेयर नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि रेंज ऑफ R सेट बी के इक्वल है, लिहाजा ये जो फंक्शन की टाइप है ये ऑन टू फंक्शन है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है जी 1-1 फंक्शन। 1-1 फंक्शन, इसको हम 1-to-1 फंक्शन भी कहते हैं, 1-to-1 फंक्शन भी इसे कहते हैं, और इसे हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है जी, 1-1 फंक्शन भी इसे पढ़ा जाता है, इसे 1-to-1 फंक्शन भी कहते हैं और इसे इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। तो इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, जैसे 1-1 से ही नाम आपको रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि 1-1 फंक्शन वो होगा कि जिसमें हर एक एलिमेंट का सेपरेट इमेज होगा, 1-1 कोरस्पोंडेंस होगी, डोमेन और रेंज के एलिमेंट्स के दरमियान क्या हो, 1-1 कोरस्पोंडेंस हो। अगर 1-1 कोरस्पोंडेंस होगी तो फिर जो है हर एक एलिमेंट का अपना अपना इमेज होगा। ऐसा नहीं होगा जैसे आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, यहाँ पर बी और सी दोनों का इमेज सेम है, यहाँ पर सी और डी इन दोनों का इमेज सेम है, तो ये दोनों ही 1-1 फंक्शन की कैटेगरी में नहीं आते, क्योंकि अगर कोई से भी दो एलिमेंट ऐसे आ गए जिनका सेम इमेज है तो फिर वो 1-1 नहीं हो सकता। हाँ, अगर मैं यहाँ पर डी को मैप कर दूं, अगर मैं यहाँ पर डी को मैप कर दूं 5 के ऊपर, अगर मैं यहाँ पर डी को मैप कर दूं 5 के ऊपर, तो फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं इस एग्जांपल में कि हर एक एलिमेंट का अपना अपना इमेज है। ए का इमेज 7 है, बी का इमेज 9 है, सी का 8 है, डी का 5 है, ई का 6 है, एफ का 10 है। तो कोई से भी ऐसे दो एलिमेंट नहीं है जिनका इमेज सेम हो, हर एक एलिमेंट का डिफरेंट इमेज है। यहाँ पर 1-1 कोरस्पोंडेंस है, डोमेन और रेंज के दरमियान क्या है, 1-1 कोरस्पोंडेंस है। तो ऐसे फंक्शन को जिसमें डोमेन और रेंज के दरमियान 1-1 कोरस्पोंडेंस हो, उसे हम कहते हैं कि वो क्या है, इंजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है जी, इंजेक्टिव फंक्शन। लास्ट में हमारे पास है जी बाइजेक्टिव फंक्शन। बल्कि मैं इसे यहां पे इसे रेज करके लिख देता हूं। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है जी? बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं ऐसे फंक्शन को जो सर्जेक्टिव भी हो और इंजेक्टिव भी हो, यानी कि ऐसा फंक्शन जो ऑन टू भी होता है और 1-1 भी होता है, उसे हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन है। यानी कि जिसमें ऑन टू वाली कंडीशन भी हो और 1-1 वाली कंडीशन भी हो।
तो इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट अ फंक्शन इज सेड टू बी बाइजेक्टिव इफ इट इज सर्जेक्टिव एज वेल एज इंजेक्टिव, कि वो सर्जेक्टिव भी हो और इंजेक्टिव भी हो। तो इफ R is surjective as well as injective, then R is called bijective। ठीक है जी। अगर R जो है ये आपके पास सर्जेक्टिव भी हो और इंजेक्टिव भी हो तो फिर हम कहेंगे कि R क्या है, ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब यहाँ पर हमारे पास यही मैंने जो एग्जांपल लिखी हुई है इसी में आप देख सकते हैं कि आपके पास जो एज ऑफ द स्टूडेंट्स है, ठीक है जी, उसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट अब नहीं है जो स्पेयर पड़ा हो, जो एक्स्ट्रा हो। इसमें अब कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो एक्स्ट्रा हो, हर एक एलिमेंट जो है वो रेंज में इंक्लूड है। तो इट मीन्स कि रेंज जो है रेंज सेट बी के इक्वल होगी। इट मीन्स रेंज सेट बी के इक्वल होगी। जब रेंज सेट बी के इक्वल होगी तो ये फंक्शन ऑन टू हो गया। और 1-1 की कंडीशन अगर देखी जाए इंजेक्टिव फंक्शन की, तो हर एलिमेंट में 1-1 कोरस्पोंडेंस भी है। हर एलिमेंट की डोमेन और रेंज में क्या है, 1-1 कोरस्पोंडेंस भी है। तो इट मीन्स कि ये फंक्शन 1-1 भी है और ये फंक्शन ऑन टू भी है। तो ऐसा फंक्शन जो 1-1 भी हो, ऑन टू भी हो, या सर्जेक्टिव भी हो, इंजेक्टिव भी हो, तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो क्या है जी, बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर होगी बात यहाँ तक। तो ये हमारे पास इसकी मेन टाइप्स हैं जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं अभी। तो स्टूडेंट्स एक और बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि रेंज में और को डोमेन में क्या डिफरेंस है। रेंज में और को डोमेन में, डोमेन की तो बात समझ लगी ना कि डोमेन वो है जो किसी भी सेट के एलिमेंट्स हैं जो हम फंक्शन में पुट करते हैं तो उससे हमारे पास आंसर आता है। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर सेट जो स्टूडेंट नेम है ये हमारे पास जो है डोमेन वाले इनपुट वाले एलिमेंट्स हैं, इनपुट, और ये हमारे पास जो उनकी एजेस आ रही हैं ये आउटपुट वाले एलिमेंट है। जो आउटपुट वाले एलिमेंट्स हैं ये रेंज है। अब को डोमेन क्या है? को डोमेन कहते हैं अगर हमारे पास रेंज जो है वो सेट बी का सबसेट हो, अगर रेंज सेट बी का सबसेट हो तो उस केस में हम सेट बी को को डोमेन कहते हैं। ए को हम कहते हैं कि ए डोमेन है और बी को डोमेन है। बी को डोमेन कब होगा? बी को डोमेन तब होगा जब रेंज सेट बी का सबसेट होगा। ठीक है ना। और अगर रेंज सेट बी के इक्वल हो जाए तो फिर सेट बी क्या बन जाता है? फिर वो पूरे का पूरा रेंज बन जाता है। ठीक है जी। अगर यानी कि इस केस में अगर रेंज सेट बी का सबसेट हो तो फिर हम इसे कहते हैं कि ये को डोमेन है, और अगर रेंज सेट बी के इक्वल हो जाए तो फिर हम कहते हैं कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास रेंज ही बन गई है। यानी कि अगर रेंज सेट बी का सबसेट है तो को डोमेन है, और अगर सेट बी के इक्वल है तो फिर ये रेंज है। नेक्स्ट हमारे पास जो है यहाँ पर आगे लीनियर और क्वाड्रेटिक फंक्शंस हैं। तो स्टूडेंट्स लीनियर फंक्शंस कहते हैं ऐसे फंक्शंस को जिनमें सिर्फ और सिर्फ लीनियर इक्वेशंस होती हैं। ठीक है ना। लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो तो उन्हें हम कहते हैं वो हमारे पास लीनियर फंक्शन है। ऐसे फंक्शन जो कि सिर्फ लीनियर फंक्शंस हों, उन्हें यानी कि लीनियर इक्वेशंस आए या लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आए। लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? जिसमें वेरिएबल के पार्ट 1 हो। ठीक है जी। तो और क्वाड्रेटिक कौन से होते हैं? क्वाड्रेटिक कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें वेरिएबल की पावर क्या हो, 2 हो, तो उन्हें हम कहते हैं कि वो क्या है जी, वेरिएबल, वो आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन बन जाएंगे। मज़ीद हम इन्हें जो है नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ जो है हम 2.6 एक्सरसाइज जो है वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज का लेक्चर जो है हम यहाँ पर फंक्शन और उसकी टाइप पे कंप्लीट करते हैं जी। इंशाल्लाह कल आपके साथ मुलाकात होगी 2.6 के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।